तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 करेंगे। ये लास्ट मॉडल सेट है और ये आपके बाकी दो मॉडल सेट से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जो पहले मॉडल सेट 1 और 2 थे वो एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते थे। मिलते जुलते का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन उस चैप्टर का है तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पूछा गया है कि राइबोसोम किस टाइप का है। 70s में तो कौन कौन सी यूनिट है, तो दूसरे मॉडल सेट में पूछ लिया गया 80s में कौन कौन सी यूनिट है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not included in 5 kingdom system of classification? In 5 kingdom system of classification. इसके ऑप्शन है, ए है प्लांटी, बी है एनिमलिया, सी है वायरस और डी है फंजाई। तो पूछा गया है कि निम्न में से किसे 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो उसके ऑप्शन है एनिमलिया, प्लांटी, वायरस, फंजाई। कौन सा ऐसा किंगडम है जिसको 5 किंगडम सिस्टम जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था उसमें नहीं रखा गया है? बताइए कोई। वायरस, ठीक है। और कोई बताएगा? तो सही, यस सर, वायरस। हाँ सही आंसर वायरस ही है, क्योंकि एक्चुअली वायरस जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म जिसको कहें, मतलब कि उसमें कोई, ये कोई सेलुलर नहीं है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इवन आप कहें कि ये नॉन लिविंग और लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये है कि वायरस को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। क्यों? उसका रीजन आप लोग को सबको पता है कि वायरस जो है वो जब तक होस्ट की बॉडी में नहीं रहता है तब तक वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है। कोई एक्टिविटी का मतलब जैसे लिविंग कंडीशन की एक क्राइटेरिया होता है कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो है कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो वो सारी एक्टिविटी वो नहीं शो करता है जब वो होस्ट के अंदर नहीं रहता है। जब वो सूटेबल होस्ट में पहुंचता है तब ये सारी एक्टिविटी करता है। इसीलिए उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। ना उसमें कोई सेल होती है, ना मेम्ब्रेन होती है, ना कोई न्यूक्लियस होता है। तो जब उसमें कुछ होता ही नहीं है तो फिर उसको किसी कैटेगरी में डाला कैसे जा सकता है? उसमें है क्या? सिंपली वायरस क्या है? वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, और न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल में न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन प्रोटीन ही है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए कोई भी हो सकता है, इसीलिए आरएनए वायरस भी होते हैं और डीएनए वायरस भी होते हैं। और प्रोटीन को कैप्सिड या कैप्सिड कहते हैं, और प्रोटीन की यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, ये जब आपने वायरस पढ़ा होगा तो आपको डिटेल में बताया गया होगा। ठीक है, नहीं बताया गया होगा तो भी आप वायरस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। बाकी सभी प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई और इसके अलावा और दो कौन से बचते हैं? फिर दो बचते हैं, प्रोटिस्टा।
और मोनेरा। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। इस तरीके से आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था कि 5 किंगडम के अलावा 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, फिर लेटेस्ट 6 किंगडम सिस्टम भी दिए गए हैं। उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किसने दिया था। अगला है विच क्लासिफिकेशन सिस्टम is based on natural affinities among the organism। ऑप्शन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बी है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और डी है जेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बताइए, तो विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया गया है? नेचुरल यानी प्राकृतिक, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, फाइलोजेनेटिक यानी कि जाति वर्ग वृत्तीय, या फिर जेनेटिकल यानी कि आनुवंशिकीय वर्गीकरण। तो कौन सा किया गया था? तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और कोई बताएगा? नेचुरल और कोई? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये बताइए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो बेस था, किस बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया? कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। देखिए, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, पर्टिकुलरली मार्फोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल अपीयरेंस थे, उसके आधार पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दो या विभिन्न जीवों के बीच के संबंध को, एफिनिटीज मतलब होता है उनके बीच में क्या जो है वो समानता या असमानता है। ठीक है, तो जब समानता या असमानता की बात आ जाती है, यानी कि कंपेयर की बात आ रही है कि दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर जो है दोनों के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो किस सिस्टम में किया गया है? वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसका होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स या कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा। ठीक है, मतलब कि
मान लीजिए कि अगर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति वायरस से हुई है तो वायरस के बाद बैक्टीरिया आया होगा, बैक्टीरिया के बाद यूकैरियोट आया होगा, और यूकैरियोट में भी कौन आए होंगे, जो कि सिंगल सेल होंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ। ठीक है, यूकैरियोट में फिर मल्टी सेलुलर आए होंगे, जैसे पोरीफेरा। फिर पोरीफेरा के बाद फिर कौन से आए होंगे, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद फिर कौन से आए होंगे, प्लेटीहेल्मेंथ। प्लेटीहेल्मेंथ के बाद फिर कौन से आए होंगे, एस्केहेल्मेंथ। तो इस तरीके से क्या हो, एक कई तरीके की शाखाएं बन जाती हैं। जो सबसे नीचे है, ठीक है, यानी कि वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। जो सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे लास्ट में उत्पन्न हुआ। और हम इसको कैसे रख पाए, हमने एक दूसरे के बीच में कंपेयर किया। ठीक है, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि उनकी उत्पत्ति कब हुई, उसके आधार पर। और जब उत्पत्ति के आधार पर उसके अलावा उनमें क्या रिलेशनशिप होती है कि वो एक दूसरे से कितना समान है, उसके आधार पर जब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं, उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और नेचुरल एफिनिटी का मतलब यही होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनमें कंपेयर करके उनमें देखें कि उनमें क्या समानता है। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो सिंपल टाइप का क्लासिफिकेशन है, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं ली गई हैं। ठीक है, मोस्ट एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, फाइलोजेनेटिक, जिसमें नेचुरल एफिनिटी को इंक्लूड किया गया। उससे पहले नेचुरल एफिनिटी को नहीं इंक्लूड किया गया उसमें। उससे पहले क्या किया, उसके करेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अगर कोई 4 पैर वाला था तो उसको एक तरफ रख दिया गया, कोई 2 पैर वाला था तो उसको एक तरफ रख दिया गया। ठीक है, जिसकी 2 आंखें थी वो एक साथ रख लिए गए, जिनकी जो है आंखें जो है आंखें के अलावा और भी बहुत सारे करेक्टर होते हैं। ब्लड ग्रुप होता है कि किसी में ए बी था, किसी में ए बी ओ, हीमोग्लोबिन टाइप था, उसके आधार पे। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर के आधार पे या फिर उसके मार्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पर, उसके आधार पे जो सिस्टम दिया गया वो नेचुरल सिस्टम, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, और जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो दिया था हचिंगसन ने। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सर फिर से नाम बताइएगा। बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सर फाइलोजेनेटिक क्लास सिस्टम क्लासिफिकेशन का। और फाइलोजेनेटिक दिया था हचिंगसन ने। हचिंगसन, इसके अलावा एक और नाम था तख्तजन। ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो है, जनरली हचिंगसन को मानते हैं, साथ में इन्होंने उसको क्या किया था, उन्होंने इसको माना था, इसलिए जो है इन दोनों को कहते हैं कि इन दोनों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, causal organism of potato, spindle, tuber disease is, A है वायरस, B है बैक्टीरिया, C है फंगस, और D है वायरॉइड। तो इसमें पूछा गया है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किससे होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से कि फंगस यानी कवक से कि वायरॉइड से। बताइए किससे होता है ये डिजीज जो है, पर्टिकुलरली किस, एक एग्जांपल है किसी का, और कोई, सर वायरस से। और कोई, सर वायरवाइड से।
वायरॉइड से होता है, बिल्कुल सही। देखिए ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है वायरॉइड का। वायरॉइड से डिजीज के बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, तो जो एग्जाम्पल उसमें एक एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तो ये डिजीज होती है वायरॉइड से। इसको याद कर लीजिएगा। वायरॉइड क्या है? वायरॉइड हमने पिछले टर्म पे बताया था, ये फ्री आरएनए होता है जो कि कभी भी डिजीज कॉज कर सकता है। इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, reduced male gametophyte in plant, reduced male gametophyte in plant is called, A है seed, B है sperm, C है pollen और D है cone। तो पूछा गया है कि न्यूनीकृत नर युग्मत, नर युग्मोद्भिद युग्मत को क्या कहा जाता है, यानी मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट जो कि रिड्यूस होता है उसको क्या कहा जाता है? सीड कहा जाता है यानी बीज, स्पर्म यानी शुक्राणु, पॉलन यानी पराग, या फिर कोन यानी शंकु? बताइए क्या कहा पराग जाता है? सर, पोलन। पॉलन। pollen, पॉलन सही है, पॉलन कहा जाता है। देखिए सीड जो है ये क्या होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है और सीड गैमेट से क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्पोर, तभी ये सीड बनता है। जबकि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है, ना कि गैमेटोफाइट है। पॉलन मेल गैमेटोफाइट है और कोन जो है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। और इसमें क्लियर नहीं है कि मेल कोन है कि फीमेल कोन है। तो जिम्नोस्पर्म में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं, किसी किसी में सिर्फ मेल कोन पाया जाता है जैसे साइकस, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन is characteristic feature of A है एंजियोस्पर्म, B है ब्रायोफाइट, C है टेरिडोफाइट और D है एल्गी। तो इसमें पूछा गया है कि दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? एंजियोस्पर्म की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की, एल्गी? angiosperm, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हाँ सर, एंजियोस्पर्म। तो इसका बहुत सिंपल है, ये एंजियोस्पर्म होता है। हमने बताया भी था इससे पहले कि जो क्या होता है कि जो पॉलन होती है उस
वो पॉलन सैक बना लेती है, फिर उसमें मेल गैमेटोफाइट इंटर करता है, यहाँ पर इस तरीके से दो सेंट्रल न्यूक्लियाई होते हैं, एक यहाँ एग सेल होती है, ये एंटीपोडल सेल है, और ये सिनर्जिड्स होते हैं। तो जो दो मेल गैमेटोफाइट आते हैं यहाँ पर, एक ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं दो, इनको फर्टिलाइज करते हैं, और ये फिर क्योंकि अब दो है, ये 2n है, तो जब इसके साथ मिलेंगे तो 3n बन जाएंगे, और इसको कहते हैं एंडोस्पर्म। और जो एग सेल से फर्टिलाइज करता है दूसरा, वो आगे चल के जाइगोट या फिर एम्ब्रियो बनाता है, जो कि 2n होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक करता है पोलर न्यूक्लियाई को और दूसरा करता है एग सेल को। तो दो बार फर्टिलाइजेशन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, ना कि जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट में नहीं होता। अगला है सेल थ्योरी। was proposed by ए है बेंथन एंड हुकर, बी है पैमिन एंड बाल्टीमोर, सी है स्लाइडन एंड श्वान, और डी है वाटसन एंड क्रिक। तो पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि सेल आपको 9th में भी पढ़ाया जाता है, उसमें ही बताया गया था कि सेल थ्योरी स्लाइडन एंड श्वान ने की हुई है। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज, विच ऑफ द फॉलोइंग example is example of basic amino acid, amino acid। ए है ग्लूटामिक एसिड, बी है लाइसीन, सी है वलीन, और डी है सरीन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय प्रकृति का है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसीन, वलीन या सरीन। लाइसीन। लाइसेन। तो इसका होगा लाइसीन। देखिए कुछ अमीनो एसिड आप लोग याद कर लीजिए, एक पूछा जाता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो है ग्लाइसीन। कभी कभी
ये पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो है ग्लाइसिन। फिर पूछा जा सकता है कि बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो एक हो गया लाइसीन, एक हो गया आर्जिनिन, और एक हो गया हिस्टिडीन। तो ये 3 अमीनो एसिड जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, और कुछ पूछना है? अनुज कुमार बताओ, कुछ पूछना है? इसके अलावा एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है? एसिडिक अमीनो एसिड, तो एसिडिक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, या ग्लूटामेट या एस्पार्टेट। ठीक है, ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और सारे हैं किसमें सल्फर ग्रुप पाया जाता है, जैसे मेथियोनीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो वो है मेथियोनीन, या फिर सिस्टीन। तो ये जो अमीनो एसिड है ये पूछे जा सकते हैं, आपको इतने तो कम से कम याद ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। In C3 plant, in C3 plant, which one of the following is primary acceptor of CO2? ए है RUBP, बी है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सी है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और डी है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो पूछा गया C3 पौधे में CO2 का प्राथमिक ग्राही यानी प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP की ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की PGA की PEP? क्या होगा? RUBP। RUBP. ठीक है, RUBP इज ए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C3 प्लांट। अगर पूछा जाता C4 तो उसका होता PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। सर हाँ, C3 प्लांट क्या है? C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनका जो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है। प्रोडक्ट इज 3 कार्बन, और 3 कार्बन कंटेनिंग स्टेबल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA। जबकि C4 प्लांट जो होते हैं उनका प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? उस 4 कार्बन कंटेनिंग होता है, और 4 कार्बन कंटेनिंग कौन हुआ? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसके आधार पर उनका नाम दिया गया है। C3 प्लांट यानी कि 3 कार्बन वाले जो उनका प्रोडक्ट होगा
तो वो C3 कहलाएंगे। C4 यानी कि जिसका 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट होगा फर्स्ट, वो C4 प्लांट कहलाएंगे। C3 जो साइकिल है उसको केल्विन साइकिल कहते हैं और C4 को हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। C3 प्लांट में जो C3 साइकिल चलती है वो मीजोफिल में होती है, ठीक है, जबकि C4 प्लांट में जो साइकिल चलती है वो मीजोफिल और बंडल शीट दोनों में चलती है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी किताब में डिटेल में है। अगला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन fixation is associated with A है फ्रैंकिया, B है राइजोबियम, C है बोथ A एंड B और D है नॉस्टॉक। तो पूछा गया है कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का संबंध किससे है, फ्रैंकिया से कि राइजोबियम से कि बोथ यानी दोनों A और B या फिर नॉस्टॉक से। राइजोबियम से। और कोई? राइजोबियम। राइजोबियम और दोनों सर। दोनों से। देखिए, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्लांट होते हैं लेग्यूमिनेसी में। लेग्यूमिनेसी एक फैमिली है, ठीक है, इसकी फैमिली है, प्लांट फैमिली है ये, और इसके प्लांट जो है उनमें जनरली दालें आती हैं, यानी पल्सेस, जैसे मटर हो गई, पी हो गए, ठीक है, इसके अलावा अरहर हो गई, उड़द हो गई, ये सब दालें जो है ये सब आती कैजानस और ये पी। तो ये जो प्लांट होते हैं इनके प्लांट में जो रूट होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इस रूट में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? वो राइजोबियम जनरली है, राइजोबियम। इसके अलावा फ्रैंकिया जो है ये भी रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों सही होंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनेसी या लेगुमिनस प्लांट, यानी कि दालों में। इसीलिए कहते हैं कि जब हम खेती करते हैं, ठीक है, और जो आपका सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फिर या तो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ठीक। अगर फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है तो आप क्या करिए, आप दालें लगा दीजिए वहां पर। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि उस सॉइल में नाइट्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनकी रूट में पाया जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट लेके इनको दे देते हैं। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में, आपको पता ही कि 70% जो है नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर में, तो वो उसको फिक्स करना हर किसी का काम नहीं है। तो उसको कौन फिक्स कर रहा है? उसको बैक्टीरिया फिक्स कर रहे हैं। तो जिनके पास ये बैक्टीरिया है वो तो आसानी से नाइट्रोजन ले रहे हैं, जिनके पास नहीं बैक्टीरिया है उनको कैसे नाइट्रोजन मिलेगा? उनको सॉइल से मिलेगा। तो सॉइल से कैसे मिलेगा? जब ये
प्लांट आप वहां पर उगाएंगे तो सॉइल में वो जाएगा, ठीक है, तो फिर वहां पर नाइट्रोजन मिलेगा। इसलिए जनरली रोटेट करते रहते हैं क्रॉप को, एक ही क्रॉप हमेशा नहीं लगाते। क्या करते हैं, बदल बदल के क्रॉप लगाते हैं। अगर धान लगाया तो उसके बाद फिर दाल लगा ली, फिर कुछ कोई गन्ना लगा लिया, फिर दालें लगा ली। इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं। और रोटेशन से ये फायदा होता है कि जो क्रॉप की यील्ड है, ठीक है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। तो फ्रैंकिया और राइजोबियम बोथ आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसका सी होगा। अगला है which one of the following is a final stage of meiotic prophase first? ए है डाइकाइनेसिस, बी है डिप्लोटीन, सी है पैकिटीन, डी है जाइगोटीन। तो पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम चरण कौन है? डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पैकिटीन की जाइगोटीन? डाइकिनेसिस। डाइकाइनेसिस। और क्वेश्चन फिर से समझाइएगा। क्वेश्चन ये है कि मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें अंतिम चरण में कौन सी स्टेज होती है? डिप्लोटीन की, पैकिटीन की, डाइकाइनेसिस की, जाइगोटीन? लास्ट स्टेज उसकी क्या है प्रोफेज फर्स्ट की? डाइकिनेसिस। डाइकाइनेसिस। और कोई? अच्छा, कोई हाँ, कोई बता सकता है कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, मियोसिस हमने पिछली बार भी बताया था कि मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं और दूसरा जो सेकंड डिवीजन होता है उसको मियोसिस सेकंड कहते हैं, ठीक है। फिर मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होती है जिसको फर्दर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रोफेज फर्स्ट में आप लोग सीरियल वाइज बता सकते हैं कौन कौन सी स्टेज होती है? बताइए कोई, कौन कौन सी स्टेज होती है? 1 2 3 4 5, सीरियल वाइज बताइएगा। पहली स्टेज कौन सी होती है? साइटोकाइनेसिस। नहीं, साइटोकाइनेसिस तो सबसे लास्ट स्टेज है जब डिवीजन हो चुका होता है। बोले सर। हाँ बताओ। प्रोफेज, मेटाफेज। वो तो पता है प्रोफेज, लेकिन प्रोफेज में जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती है? जैसे मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज तो होगी, उसके बाद मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी, टीलोफेज होगी, ठीक है, जो कि मियोसिस सेकंड में भी होती है और माइटोसिस में भी होती है। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस होती हैं। वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे पहली स्टेज, इसको याद कर लीजिए, सबसे पहली लेप्टोटीन। जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। हाँ, तो लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, फिर पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन और लास्ट स्टेज होती है डाइकाइनेसिस, जो कि पूछा गया है कि लास्ट स्टेज कौन सी है? डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो इसको सीरियल वाइज याद रखना ज्यादा जरूरी है।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, तो आसानी से याद हो जाता है, बस एक दो बार दोहराएंगे आप इसको तो याद हो जाएगा आपको, क्योंकि हर स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कियास मेटा फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, तो कियास मेटा बनता है डिप्लोटीन में। पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन में। पूछा जाता है साइनेप्सिस कहाँ दिखती है, तो वो जाइगोटीन में। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वो किस स्टेज में बनता है, तो वो भी जाइगोटीन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टेज में पूछे जाते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए या याद कर लीजिए। इससे ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जरूर आना है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन gets double or decrease by half for every dash 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 change of। ऑप्शन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा गया है अभिक्रिया की दर प्रत्येक डैश के परिवर्तन पर या तो दोगुनी हो जाती है या फिर पहले से आधी रह जाती है। तो कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए जिससे कि रिएक्शन बढ़ जाए या घट जाए। बताइए। सर 10 डिग्री सेल्सियस। और कोई? 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आसान है और थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद करना पड़ेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अगर आप इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मतलब कोई भी चेंज करेंगे अगर 10 डिग्री पे, तो रिएक्शन जो है वो बढ़ या घट सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एंजाइम पे, और एंजाइम का नेचर क्या है, प्रोटीन का। और प्रोटीन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन जो कि स्टमक में प्रेजेंट है तो वो एसिडिक पीएच पे काम करेगी, यानी कि जिसका पीएच 2 से 3 होगा। उसी तरीके से जो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, जो प्रोटीन प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बेसिक पीएच पे काम करेगी, यानी 7.5 या फिर जो है लगभग 7.8 पे। तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे अच्छे से काम करते हैं। अगर ये पीएच घट या बढ़ जाए या टेम्परेचर घट या बढ़ जाए, ठीक है, तो वो काम करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये है एंजाइम कंसंट्रेशन, सॉरी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये है टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये है प्रोडक्ट, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्रीज होगा। ठीक है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। मान लो कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे बढ़िया काम करता है, तो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे हाई होगा वो टॉप होगा।
उसके बाद इस टेम्परेचर से जैसे ही इंक्रीज करेंगे ये क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनना की कैपेसिटी है वो घटने लगेगी। इसी तरीके से जो है पीएच का भी बनता है। पीएच में भी जो प्रोडक्ट बनने का वो है, वो जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर पीएच पे आके वो रुक जाएगा, और जब उसके ऊपर बढ़ाएंगे तो वो घटना शुरू हो जाएगा। तो वो पीएच जिस पे वो रुक जाता है या घटना शुरू होता है जहां से, वो उसका ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। मान लो कि ये 6 है इसका ऑप्टिमम पीएच, तो आप समझ रहे हैं ना कि इस टेम्परेचर के नीचे ले जाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ऊपर ले जाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इसीलिए ये थ्योरी दी गई। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम ले जाएं, चाहे इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which one is an example of प्यूरीन? इसमें कौन सा एग्जाम्पल प्यूरीन का है या उदाहरण? ऑप्शन है थाइमीन, बी है साइटोसिन, सी है यूरेसिल और डी है एडेनिन। बताइए कौन सा एग्जाम्पल इसमें प्यूरीन का है? एडेनिन की एडेनिन। यूरेसिल, थाइमीन की साइटोसिन? सर एडेनिन। 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 अच्छा, Yes, sir. ये प्यूरीन है क्या? प्यूरीन क्या है और कहाँ पाया जाता है, किसमें मिलेगा ये, बताओ। देखिए प्यूरिन जो है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। नहीं, वो तो पाया जाता है, लेकिन ये बनाता क्या है, क्यों जरूरी है? यूरिक एसिड बनाता है। यूरिक एसिड बनाता है। और यस। और कोई बताएगा? अच्छा ये बताओ, जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा क्या है? जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? डीएनए की आरएनए? ना। डीएनए है ना? तो हाँ। तो डीएनए और आरएनए बनते किससे हैं? डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यस। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिंपल है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है। शुगर, ठीक है, शर्करा, फॉस्फेट, ठीक है, H3PO4, और लास्ट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। तो प्यूरीन क्या है? प्यूरीन एक नाइट्रोजनस बेस है। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस सिर्फ प्यूरीन ही नहीं होता है, पिरिमिडीन भी होता है। अगर एडेनिन प्यूरीन है तो बाकी के लोग क्या है? बाकी पिरिमिडीन है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, जो दिया गया वो थोड़ी पूछेगा।
आपको ये बता दिया गया, पूछ लिया गया कि प्यूरिन क्या है, तो प्यूरिन आपने एडेनिन बता दिया। फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि पिरिमिडीन क्या है इसमें, ठीक है। उसमें ऑप्शन हटा देगा, उसमें क्या ऑप्शन हटा देगा, उसमें यहाँ पर एडेनिन की जगह ग्वानिन कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर यूरेसिल की जगह जो है, मान लो कोई शुगर रख दिया उसने, राइबोस कर दिया। तो अब पिरिमिडीन बताना है, तो सिर्फ बचा कौन, एक पिरिमिडीन बचा, ये साइटोसिन। तो फिर आप लगाएंगे साइटोसिन, ठीक है। तो आपको जब पता होना चाहिए तो फिर एडेनिन भी पता होना चाहिए, साइटोसिन भी पता होना चाहिए, यूरेसिल भी पता होना चाहिए, ग्वानिन भी पता चले। तो प्यूरिन कौन कौन से हैं, प्यूरिन है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन कौन कौन से, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन कौन कौन से हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, और कौन सा बचा, थाइमीन। एगोरसिल। है और कोई बचा, तो ये तीन जो है वो पिरिमिडीन है, और ये दो क्या है, सर यूरासिल, हाँ बताओ। एक है यूरासिल। हाँ यूरेसिल। यस। अच्छा ये बताओ, आरएनए और डीएनए में कौन सा पिरिमिडीन का अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। डीएनए में कौन सा पिरिमिडीन होता है और आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन होता है, बताइए, पता है। नहीं सर। देखिए डीएनए में साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन पाया जाता है और डीएनए में कौन सा पाया जाता है। देखिए थाइमीन और साइटोसिन, जिसमें थाइमीन जो है डीएनए में पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा, जबकि आरएनए में यूरेसिल और इसके अलावा साइटोसिन पाया जाएगा, थाइमीन नहीं होगा। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें यूरेसिल नहीं है, थाइमीन है, और इसमें यूरेसिल है, थाइमीन नहीं है। तो इन दोनों का रिप्लेस पूछा जाता है कि किसमें यूरेसिल पाया जाता है, किसमें थाइमीन पाया जाता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, बायो मॉलिक्यूल से इस बार क्वेश्चन जरूर आएंगे। डीएनए से क्वेश्चन आ सकता है, आरएनए से आ सकता है, और प्रोटीन से अमीनो एसिड जो बताए थे मैंने, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।